चलिए नमस्कार। फिर से आ गए हम लोग एक नई क्लास लेकर के। तो आज और हम आगे बढ़ते हैं इसमें जो हमारी सीरीज चल रही है एप्टेक के क्वेश्चंस की। तो चलिए, ये सारी क्लासेस का टाइम टेबल है। इन समय पे क्लासेस सारे टीचर्स की चलती है। आप इसको अटेंड कर सकते हैं सारी की सारी क्लासेस को, ठीक है। चलो भाई, पहला सवाल आपके सामने ये रहा, करिए इसको। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एप्टेक का प्रश्न। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से बताओ, वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है, सपोज करो यहाँ पे, तो इससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो आप? दो। भाई एक ये खींच दी, एक इसका ये बना दिया आपने, ये दो। तो अगर कोई बाहर बिंदु है सर्कल के, तो वहां से आप दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। आंसर आ जाएगा दो। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्चों में लगाता है, फिर भी वो हर महीने 25,000 बचाता है। देखो, 75% उसने खर्च कर दिया, फिर भी 25,000 रुपये उसने बचा लिए। यानी कि 75% अगर उसने खर्च कर दिया है, तो 25% उसने बचाया है, जो कि 25,000 है। तो अगर 25% 25,000 है, 25% 25,000, तो 100% 100,000, 100 और ये 1,000। लेकिन इसने ये नहीं पूछा है, ये पूछ रहा है कि इसने कितना खर्च किया है। तो खर्च तो इसने 75% किया है। भाई आपसे मासिक खर्च पूछा है ना, तो खर्च तो उसने 75% किया, यानी कि जितना बचाया उसका 3 गुना खर्च किया। 25 का 3 गुना 75, तो 25 का 3 गुना 75, यानी कि 75,000 आंसर आ जाएगा आपका, है ना। फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। एक आयताकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो उस डिब्बे का आयतन कितना होगा? भाई आयताकार डिब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गिवन है, उस आयताकार डिब्बे का आयतन क्या होगा? भाई किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम क्या होता है? घनाभ दे रखा है ये, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों साइड्स अलग अलग है। ये घनाभ है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L × B × H, लेंथ ब्रेथ हाइट। लंबाई कितनी है? 15 है। चौड़ाई कितनी है? 10 है। ऊंचाई कितनी है? 8 है। 15 अट्ठे 120, 120 का 10 गुना करोगे तो 1200 आंसर आ जाएगा आपका। तो 1200 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। ये बताओ, दो व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे की ओर 4 की और 6 की गति से चलना शुरू करते हैं। मिलने के बाद 3 घंटे तक जारी रखता है। भाई देखो, एक बात बताओ, अगर ये दोनों, ध्यान से समझना, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, किधर? एक दूसरे की ओर जा रहे हैं ये एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों को चलना है 60 किलोमीटर, और दोनों चलेंगे रिलेटिव स्पीड की 6 और 10 की, यानी कि 6 + 4, 6 + 4 10 की स्पीड से जाएंगे। तो 10 की स्पीड से 60 जाने में उन्हें 6 घंटे लगेंगे, यानी कि 6 घंटे में मिलेंगे। तो मिलने में लगा समय कितना आ गया? 6 घंटे, है ना। 6 घंटे में ये मिल जाएंगे। चलो, ये बोल रहा है मिलने के बाद ये 3 घंटे तक चलना जारी रखता है। तो देखो भाई, 6 घंटे तक ए भी चला बी भी चला, 6 घंटे तक दोनों चले, मिल गए। पर 6 घंटे तक ए नहीं चला है, ए तो मिलने के बाद भी 3 घंटे चला है, यानी कि ए चला है 9 घंटे तक। तो ए चला है 9 घंटे तक, और ए की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ए की स्पीड आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटे, वो 9 घंटे तक चली है। तो 9 × 4 कितना आ गया? 36 किलोमीटर। तो 36 किलोमीटर आंसर आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन, ठीक है। एक जादूगर हर 5 दिन पर, एक जोकर हर 10 दिन पर कॉलोनी में आता है। भाई एक जादूगर है, वो हर 5 दिन में उसमें आएगा, ठीक है। तो 5 दिन में एक कॉलोनी में आया। भाई पहला जोकर 5 दिन में आता है कॉलोनी में, दूसरा जोकर 10 दिन में आता है कॉलोनी में, और दोनों आज आए हैं, यानी कि दोनों आज साथ में आ गए हैं। तो अगली बार कितने दिनों के बाद साथ आएंगे? देखो, ये हर 5 दिन के बाद आता है,
ये हर 10 दिन के बाद आता है। ऐसा तभी होगा जब इनका एलसीएम मैच करेगा, 10 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 10, यानी कि अगली बार ये हर 10 दिन के बाद साथ में आएंगे, 10 दिन के बाद साथ में आएंगे, यानी कि सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एलसीएम ही आंसर होता है ना। ये बताइए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 30% की छूट पे खरीदी। भाई मान लो कोई वस्तु का अंकित मूल्य था 100 रुपए, तो उसको ये बंदा 30% के डिस्काउंट पे यानी कि 70 रुपए में खरीद के लाया। ये 70 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, और उसने अंकित मूल्य से 10% ज्यादा में बेच दी। भाई ये अंकित मूल्य था हमारा, तो इस अंकित मूल्य से 10% ज्यादा में बेच दी, यानी कि 110 रुपए में बेच दी। ये 110 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। यानी कि जो वस्तु आपने 70 में खरीदी है उसे आपने 110 में बेचा है, तो आपको लाभ कितने का हुआ? 40 रुपए का। 40 रुपए का लाभ हुआ 70 रुपए के क्रय मूल्य पे, तो 100 पे कितने का लाभ हुआ बताइए। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। ठीक है, ये 0 से 0 कटेगा। 100 का 1/7 होता है 14.28, 14.28 का 4 गुना। भाई 4 गुना करना है 14.28 का। 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 112 का ये 12 आ गया, एक बचा। 28 गुना नहीं, एक बचा, 14 चौके 56 और 57.12 आ जाएगा। ये 57.12 आ जाएगा। 57.12, हाँ 57.14, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये बता दो, एक पाई चार्ट में किसी खंड का कोण 180 डिग्री है, तो ये कुल चार्ट का कितना परसेंट है? भाई 180 डिग्री जो है ना, वो पूरे सर्कल का आधा होता है, आधा। और आधा किसको बोलते हैं? 50% को, है ना। तो 50% आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में। तो देखो, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो देखो दोनों ने मिलके कितना काम किया भाई, टोटल वर्क निकालो। ठीक है, देखो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना। ये 100 हमारा टोटल वर्क आ गया। तो अगर ए 20 दिन में 100 काम करेगा तो एक दिन में 5, बी 25 दिन में 100 काम करेगा तो एक दिन में 4, है ना। चलो, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। भाई दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे? ये दोनों मिलकर ए और बी, दोनों मिलकर 9 × 5 45 काम कर देंगे। मतलब 100 में से 45 कार्य हो गया, 100 में से 45 कार्य हो गया, तो बचा कितना? 55 कार्य। 55 कार्य, 55 कार्य ए अकेले ने किया, शेष कार्य भाई ए अकेले ने किया, ये शेष काम। ए एक दिन में करता है 5 काम, तो 55 काम करने में उसे 11 दिन लग जाएंगे। कितने दिन? 11 दिन, है ना। तो शेष कार्य पूरा करने में 11 दिन लगे। तो आपसे पूछा है कुल कितने दिन लगे, भाई कुल दिन कितने लगे? तो कुल दिन कितने लगे बताओ। भाई स्टार्टिंग में इन्होंने 5 दिन तक काम किया, फिर 11 दिन तक काम किया, तो 5 + 11 यानी कि टोटल उन्हें 16 दिन लगेंगे, है ना। टोटल टाइम, टी टोटल टाइम 16 दिन लगे हैं उनको। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका। पहली 71 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना होगा? पहली 71 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, भाई देखो पहली संख्या 1 होती है, दूसरी संख्या 2 होती है, तीसरी संख्या 3 होती है, चौथी संख्या है ना। ऐसे ही 71 संख्याएं हैं, तो पहली 71 संख्या में 71 आ जाएगा। ठीक है,
चूंकि इसने प्राकृतिक बोला है तो जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो का आविष्कार हुआ है, प्रकृति की देन नहीं है। तो इन सारी 71 संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो इन सारी संख्याओं का योग बटे 71। तो इन सबको जोड़ के 71 से भाग दो। या फिर समझदारी इसमें है कि अगर मुझे 1 से लगा के 71 तक की सारी संख्याओं का एवरेज पूछा है, तो 1 2 3 4 5 है ना, इन सारी संख्याओं का एवरेज पूछा है, तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट जोड़ के आधा कर दो भाई। पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़ के आधा कर दो, यानी कि 36 आंसर आ जाएगा आपका। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जोड़ के आधा कर दो, डायरेक्ट एवरेज आ जाएगा। किसी वृत्त के केंद्र से, भाई मान लो ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र आ गया। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है ये पता है आपको? यहां से 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है और यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो कि इस कदर है। ठीक है, तो देखो ये रेडियस, ये टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बनता है और स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, ये 12 आ गई। तो ये 13, ये 12, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। ये 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 5 आ जाएगी, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री के सामने की भुजा 13 है, तो बाकी दो भुजाएं 5 12 बनेगी, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का। ठीक है, ये बताओ, एक 50 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी दे रखा है। तो देखो, अगर शराब, एस फॉर शराब, पी फॉर पानी, शराब और पानी का अनुपात है 3:2 में, और ये 50 लीटर का मिश्रण है टोटल। तो 50 बना दो, इसको 0 0 चिपका है, तो देखो 30 और 20 50 हो गए। इनको बराबर करना है तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा भाई? बराबर कब होंगे ये? केवल पानी मिलाना है मुझे ताकि ये बराबर हो जाए। तो देखो ये तो 30 लीटर है, इसे भी 30 करना है, बराबर तभी होंगे ना ये। अरे 1:1 में करने का मतलब क्या है? दोनों को बराबर करना, तो बराबर हो जाएंगे 30 30। अगर ये 30 है तो ये तो सेम ही रहेगा ना, ये थोड़ी ना बदलेगा, ये तो सेम ही रहेगा। तो अगर ये 30 है तो इसको भी 30 करना है, तो 20 में 10 मिलाना पड़ेगा, तब जाके 30 होगा। तो 10 लीटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य 75,000 रुपए है, डिस्काउंट देने के बाद 60,000 में बेचा। ये बोल रहा है विक्रेता ने इस लेन देन में 20,000 का लाभ कमाया, तो कॉस्ट प्राइस कितना था? अगर वो व्यक्ति 20,000 का लाभ कमा रहा है, ध्यान से समझना, और वो कह रहा है 60,000 में बेच रहा है, तो अगर 60,000 में बेचा तो 20,000 का लाभ हुआ, यानी कि 60,000 से 20,000 कम, यानी कि उसने 40,000 में उसको खरीदा होगा, क्योंकि 40,000 में खरीद के 60,000 में बेचेगा तभी 20,000 का फायदा होगा, है ना। 20,000 रुपए है मूलधन आपका, इस पे 4% साधारण ब्याज की दर से 5 साल का कुल ब्याज कितना आएगा? तो देखो, 1 साल का ब्याज 4% है, तो 5 साल का ब्याज 4 पजे 20% होगा। तो 20,000 रुपए का 20% निकालना है। 20,000 रुपए का 20% निकालना है, क्योंकि 1 साल का ब्याज 4% है, तो 5 साल का ब्याज 20% बनेगा। इसका 20% हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 20 इंटू 200, 20 दुना 40, 20 दुना 40, और ये डबल जीरो, यानी कि 4,000 मेरा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, एक स्थानीय कारीगर एक वृत्ताकार रंगोली बना रही है। वह वृत्त पे बिंदु ए और बी को जोड़ती है ताकि ए ओ बी 100 डिग्री हो। यदि बिंदु पी ए बी को जोड़ने वाले दीर्घचाप पर स्थित है, ए पी बी का मान बताओ। क्या सवाल है भाई ये? एक कारीगर एक वृत्ताकार रंगोली बना रहा है, बना रही है ना। ठीक है, वह वृत्त पर बिंदु ए और बी को जोड़ती है। भाई कोई बिंदु मान लेता हूं मैं, ए और बी, मतलब इनडायरेक्टली जीवा खींच दो, है ना। एक बिंदु यहाँ ए मान लिया मैंने, एक बिंदु बी मान लिया, तो ये एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु बी हो गया। ये बोल रहा है ए ओ बी 100 डिग्री है। भाई मान लो ये केंद्र पे ओ बन रहा है एंगल हमारा, तो ये ए ओ बी, ये एंगल हमारा 100 डिग्री का आ गया। ठीक है, ये बोल रहा है बिंदु पी ए और बी को जोड़ने वाले दीर्घचाप पे स्थित है। तो देखो, अगर ये रेखा है हमारी, ये जीवा है ए बी, तो ए बी जीवा का दीर्घचाप ये वाला हो गया, और छोटा वाला चाप ये वाला हो गया, समझे। तो बड़ा वाला चाप यानी कि ये है, तो इस दीर्घचाप पे एक बिंदु पी है, पी मान लो यहाँ पर है। यही तो बोल रहा है कि देखो, यदि बिंदु पी ए और बी को जोड़ने वाले दीर्घचाप मतलब बड़े वाले चाप पे है, तो
ए पी बी पूछा है हमसे कितना डिग्री का होगा, बस ये एंगल पूछा ए पी बी बस। तो देखो, अगर ये एंगल केंद्र पे बना है 100 डिग्री का, तो डेफिनेटली ये 50 डिग्री का होगा, आधा होगा, है ना। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। एक साल पहले ए की आयु 12 साल, बी की आयु 14 साल थी। भाई ए की आयु और बी की आयु 12 साल और 14 साल थी। 12 साल और 14 साल थी। ठीक है, ए और बी की आयु एक साल पहले, ये एक साल पहले की बात है भैया। आज से 3 साल बाद कितनी होगी, तो देखो, मुझे 3 साल बाद की उम्र चाहिए, तो पहले प्रेजेंट निकालनी पड़ेगी इनकी उम्र, प्रेजेंट में कितनी है। तो अगर एक साल पहले वो 12 का था, तो आज ये 13 का होगा, और आज ये 15 का होगा। क्योंकि एक साल पहले 12 का था तो आज 13 का, एक साल पहले 14 का था तो आज 15 का। और 3 साल बाद कितने के होंगे, तो 13 में 3 जोड़ा 16, 15 में 3 जोड़ा 18 के हो जाएंगे। आपसे पूछ रहे 3 साल बाद कुल आयु कितनी होगी, तो कुल आयु आ गई 34। ठीक है। एक गोलाकार नींबू की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। एक गोलाकार नींबू है, ये देखो, ये गोलाकार नींबू आ गया। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हमने बना दी 3 सेंटीमीटर। तो उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस मतलब गोलाकार नींबू का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन यही होता है, नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। गोले का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 इंटू पाई, पाई अच्छा पाई को ऐसे ही रखना है। तो 4 पाई तो ये रहेगा, इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9। तो 9 चौके कितना आ जाएगा, 36 पाई। ये 36 पाई मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो। ये बोल रहा है 15-25 x समान अनुपात में है, यानी कि 15 और 25 का अनुपात वही है जो 25 और x का है ना। यानी कि अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो 15 और 25 का रेशो वही होगा जो 25 और x का होगा। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, ये 25 पंजे 125 आ जाएगा, ये 3x हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये 3x आ जाएगा। 3x बराबर 125 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 125/3। 125/3 बी ऑप्शन। 1200 रुपए की राशि एबीसी के बीच, तो देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। 2:3:5 में बांटी गई, तो देखो 2:3:5 में बांटी गई 1200 रुपए की राशि। टोटल राशि कितनी हुई, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 रुपए। 10 यूनिट की वैल्यू आ गई 1200 रुपए। 10 यूनिट की वैल्यू आ गई 1200 रुपए। तो ये बोल रहा बी को कितनी राशि मिलेगी, बी को कितनी राशि मिलेगी बताओ। देखो ये इसका 120 गुना आ गया, तो हमें 3 का 120 गुना करना है। 3 का 120 गुना 360 हो जाएगा। 360 रुपये आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है। दो वृत्त की त्रिज्याएं 3 और 2 है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दो वृत्त की त्रिज्याएं 3 और 2 है, अगर ये दो वृत्त की त्रिज्याएं 3 और 2 है, देखो अगर एक वृत्त की त्रिज्या 3 है और एक की 2 है, अगर मैं चिपका भी दूंगा तो केंद्रों के बीच की दूरी 5 होगी, ज्यादा होगी। यानी कि ये ओवरलैपिंग वाला केस है, समझ में आया आपके। यानी कि ये सर्कल कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर रहे होंगे एक दूसरे को। बात समझे कुछ। ठीक है, क्योंकि इस सर्कल की रेडियस यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी,
तीन है ना, बड़ा वाला है तो तीन हो जाएगी। और इसका केंद्र कुछ यहाँ पे होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी है, क्योंकि ये वाला सर्कल ये है तो ये दो हो जाएगी। ठीक है। एक मिनट यार, बना गलत दिया है मैंने। अगर केंद्र, देखो त्रिज्याएं तीन और दो होगी और केंद्रों के बीच की दूरी चार होगी, तो यहां से यहां तक की टोटल दूरी ही चार है। टोटल दूरी कितनी आ गई, चार आ गई, है ना। क्योंकि मैं जानता हूं, इस तरीके से कुछ ये रहा होगा। इसमें आपको पता है कि अगर ये टोटल दूरी चार है, एक मिनट यार कुछ गड़बड़ हो रहा है। हेयर सेंटर आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट, 4 सेंटीमीटर दूर है उनके केंद्रों के बीच की दूरी। इनकी त्रिज्या तीन और दो हो गई ना। अगर मैं दो सर्कल को सपोज करो, जिससे अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो ये दूरी तीन आ जाएगी। भाई एक बात बताओ, दो सर्कल दूर दूर हो सकते हैं, एक कंडीशन ये। दो सर्कल बिल्कुल चिपक सकते हैं, एक कंडीशन ये। दो सर्कल एक दूसरे के कोइंसेंट्रिक हो सकते हैं, एक सर्कल उसको अंदर से ऐसे छू सकता है, और एक सर्कल दूसरे को ऐसे काट रहा हो। ये पांच कंडीशंस बनती है टोटल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके केंद्र हो जाएगा, और इसका तो सेम केंद्र हो जाएगा। यहाँ केंद्रों के बीच की दूरी पूछिए तो ये वाला कंडीशन भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो भी काम नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या अगर मैं देखूँ तो तीन है और इसकी त्रिज्या अगर मैं देखूँ तो दो है, और केंद्रों के बीच की दूरी ही टोटल चार है, ये तो पाँच हो रही है, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तीन हो गया, यहाँ से यहाँ तक दो हो गया, तो तीन और दो पाँच हो रहा है। कंडीशन तो यही बननी है। तो आपसे क्या मतलब है, चलो डायग्राम छोड़ो, भाड़ में जाए। आप तो ये देखो यहाँ पे कि स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है। स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती, तो देखो स्पर्श रेखाएं आप कितनी खींच सकते हो भाई। देखो एक ये खींच दी मैंने, एक, एक मैंने ये खींच दी, है ना, नहीं खिंचाई। चलो फिर आप खींच देते हैं ये दो। तो दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तरीका तो समझ में आ गया। एक शंकु की ऊंचाई 12 है, त्रिज्या 9 है। दूसरे शंकु में ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को 50% बढ़ा दिया जाए तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। बाद में ये दोनों बढ़ा दी तो पाई बड़ा आर बड़ा एल हो गई, है ना। देखो पाई पाई का हिसाब हो गया। इनकी त्रिज्या कितनी है, 12 है। अच्छा हमें कोई मतलब नहीं 12 से और 9 से, बस हमें यह पता है कि ऊंचाई को भी 50% बढ़ा दिया है और त्रिज्या को भी 50% बढ़ा दिया है। तो अगर ऊंचाई त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया, तो अगर मान लो पहले त्रिज्या दो थी तो उसको 50% बढ़ाने के बाद तीन हो गई। अगर स्लांट हाइट दो थी तो इसको भी 50% बढ़ाने के बाद तीन हो गई। ये देखो ना, 50% मतलब डेढ़ गुना। तो ये चार थी तो नौ हो गई, डायरेक्ट रेशो आप ये देखो, चार से नौ हो गई, खत्म सवाल। हमें कोई मतलब नहीं पहले हाइट कितनी थी पहले रेडियस कितनी थी, क्योंकि दोनों को 50-50% बढ़ा रहा है, मतलब दो से तीन करना है, डेढ़ गुना करना है, बात खत्म। समकोणीय वृत्तीय शंकु की ऊंचाई ये है। भाई एक शंकु दे रखा है हमें, की हाइट और रेडियस दे रखी है हमें। देखो ये बोल रहा है इसकी ऊंचाई 24 है, की त्रिज्या 7 है, तो ये 7 आ गया, ये 24 आ गया, तो ये 25 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया बोला है। भाई शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर
आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। तो पाई का मान आ गया 22/7, आर आ गया हमारा 7, आर प्लस एल कितना आ गया, आर और एल 25/7 32 आ गया। ठीक है, चलो 7 से 7 कट जाएगा, 22×2 = 44 की 4, 4 बचा, 22×3 = 66 और 4 70, यानी कि 704 मेरा आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन। निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान ज्ञात करना है भाई। देखो 64 में भाग देंगे 8 का तो 8 आया, इंटू में कितना आया, 2 आया, प्लस 3 में 4 का गुणा करेंगे 12 आया, 12 - 2 10 आ जाएगा। तो ये आ गया 16 और ये आ गया 10, 16 10 26 आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, सी ऑप्शन। एक खिलौने का अंकित मूल्य 150 रुपए है। अगर 150 रुपए के अंकित मूल्य के खिलौने पे 10% की छूट दी गई तो छूट की राशि कितनी है, तो इसका 10% निकाल लो बस, यही छूट दी हमने। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ गए, तो 15 ही रुपए का डिस्काउंट दिया है, 15 ही रुपए आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन। एक फल विक्रेता 60 रुपए किलो और 40 रुपए किलो की दर से आमों को समान मात्रा में मिलाता है। भाई समान मात्रा में आमों को उसने मिलाया, मैंगोज को उसने समान मात्रा में मिलाया। ठीक है, तो मान लो 60 रुपए किलो के उसने, अच्छा समान मात्रा में मिला रहा है, क्वांटिटी सेम है, मान लो 1 किलो ये 1 किलो ये मिलाया, है ना, माना 1 1 किलो मिलाया, माना 1 1 किलो मिलाया, 1 1 किलो मिलाया। आप जितनी मर्जी उतना मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बराबर बराबर मानना है, या तो 2 2 किलो या 3 3 किलो या 4 4 किलो। 1 1 किलो मिलाया, माना 1 1 किलो मिलाया, तो अगर 60 रुपए किलो का फल उसने मिलाया और एक 40 रुपए किलो वाला, तो हमें मिश्रण का प्रति किलो प्राइस पूछा है। तो एक 60 रुपए किलो वाला है, एक 40 रुपए का 1 किलो खरीदा, टोटल 2 किलो सामान खरीदा 100 रुपए का, तो एवरेज प्राइस आएगा 50 रुपीज पर किलो। 50 रुपीज पर किलो आपका एवरेज प्राइस बनेगा टोटल का, 50 रुपीज पर किलो, सी ऑप्शन। ठीक है, ये देखो किसी क्षेत्र में 5 वर्षों में वर्षा 800 850 900 950 1000 है, यही प्रवृत्ति जारी रही, तो देखो हर साल 50 50 सेंटीमीटर बारिश बढ़ रही है। पहले 800 थी, फिर 850 हुई, फिर 900 हुई, फिर 950 हुआ, फिर 950 से 1000 हो गया, तो 1000 से 1050 फिर 1100 हो जाएगी। तो 7वें साल कितने होंगे, देखो ये 5 साल तो हो गए, 50 50 2 बार और जोड़ दो तो 1100 हो जाएगी 7वें साल, है ना, 50 50 बढ़ रही है हर साल। बेसिक क्वेश्चन एकदम आसान। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 180 है। भाई मान लीजिए ये पहली संख्या आ गई, ये दूसरी संख्या आ गई, इन दो संख्याओं का गुणा करने पे 180 आया। ये बोल रहा है उसमें से एक संख्या 12 है। भाई एक संख्या 12 आ गई तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी हमें निकालना है। तो 12 का भाग दे दें इसमें 180 में, तो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी 15 के बराबर। दूसरी संख्या 15 हो जाएगी, 15 हमारे सवाल का आंसर आएगा, सी ऑप्शन। एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अंकित अधिक रखता है। देखो मान लेते हैं किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है ना, ये मान लिया मैंने। ये बोल रहा है 60% अधिक रखा उसने अंकित मूल्य, तो उसका जो अंकित मूल्य है MRP वो 60 रुपए ज्यादा है, यानी कि 160 रुपए है। तो अंकित मूल्य पे 2 डिस्काउंट दिए उसने, 20% के 10% के, 20% 10% के 2 डिस्काउंट दिए। तो देखो सेलिंग प्राइस निकाल लो भाई, 2 डिस्काउंट दिए उसने 20% 10% के, है ना। तो देखो ये जो अंकित मूल्य है 160 रुपए का, इस पे 2 डिस्काउंट दिए, एक तो 20% काट दिया यानी कि 80% में बेचा, एक 10% का दिया यानी कि इसके 90% में बेचा। टोटल कितने में वस्तु बिकी आप बताओ जरा, बताओ। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 16 अट्ठे 128 आ गया, 128 इंटू 9 आ जाएगा ये, और बटे में कितना आ गया 10 आ गया। तो 9 अट्ठे 72 की 2, 9 अट्ठे 72 की 2, 7 बचा, है ना। 9 दूना 18 और 7 25 की 5, 2 बचा, 9 एकम 9 और 2 11, 115.2 हो गया, यानी कि 115.2 में बेचा इसने। तो 100 रुपए का सामान 115.2 में बेचा, मतलब 15.2 का फायदा हो गया। बेसिक प्रश्न है ना। ये करो जरा।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है। एक उम्मीदवार को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का कम से कम 45% नंबर चाहिए। देखो पास होने के लिए 45% नंबर चाहिए आपको, और आप उसने 1050 अंक प्राप्त किए हैं, और वह उत्तीर्ण होने से 30 अंक कम रह गया। मतलब 1050 तो उसे प्राप्त हुए हैं और 30 नंबर वो कम लाया, यानी कि 1050 प्लस 30, 1080 नंबर पे वो पास हो जाता क्या? हाँ, 1080 पे पास हो जाता वो। 1080 हमारा पासिंग मार्क्स है, जो कि 45% के बराबर है। तो ये इसका 45% के बराबर है। 100 की वैल्यू बताओ। देखो 9 से काट देता हूँ, 9 पचे 45, 9 से कटेगा 12 बार, 5 से 120 है, ये 24 बार कटेगा, तो 24 इंटू 100 कितना आ गया? 2400। 2400 हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है। गुजरात में खंबे की छाया 5 मीटर होती है। देखो ये खंबा है गुजरात में, इसकी छाया 5 मीटर लंबी है। ये छाया 5 मीटर लंबी हो गई जब सूर्य का कोण इसका 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो अगर दोनों कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर होगी दोनों की दोनों। तो अगर ये 5 मीटर की है तो ये भी 5 मीटर हाइट होगी इसकी, है ना। खंबे की ऊंचाई 5 ही मीटर हो जाएगी। ये बताओ, एक छात्र के 5 विषय में अंक दे रखे हैं, 60, 65, 70, 75, 80। हमें पूछा है समांतर माध्य बताओ। भाई जो बीच की संख्या है वही आपका एवरेज हो जाएगा। तो आपका एवरेज कितना बनेगा? 70। एवरेज आपका 70 बन जाएगा, क्योंकि सब में अंतर बराबर है, तो सबको जोड़ के 5 से भाग दोगे तो वही बनेगा। 50 बोरियों का औसत वजन है 20 किलो, 10 बोरियां प्रत्येक 15 किलो की जोड़ दी जाए, नया एवरेज क्या होगा? बेसिक क्वेश्चन है भाई। 50 बोरियां हैं 20 किलो की, है ना। इसमें जोड़ दिया आपने 10 बोरी जिनका वजन 15 किलो था, हर एक का वजन 15 किलो था, तो 10 बोरियां 150 किलो की हो गई। और ये कितनी? 60 बोरियों का वजन हो गया टोटल। तो ये 1000 आ गया और ये 1150, तो 1150 वजन हो गया 60 बोरियों का। इतने किलो वजन 60 बोरियों का हो गया। जीरो से जीरो कटेगा, 6 का भाग दो। देखो 6 कम 6, 6 कम 6, 5 55 हो गया, 6 अट्ठे 48, 7 हो गया 70 हो गया ये, है ना। एक मिनट, 6 कम 6, 6 कम 6, 5 बचा 55, 6 निमे 54, 6 निमे 54 हो जाएगा, एक बचेगा ना। फिर 6 कम 6, 19 पॉइंट है ना, 6 कम 6, 4 बचा 40, 6 40 हो गया, तो 6 इंटू 6, मतलब 19.16 के करीब आंसर आएगा, 19.1617। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। 7 परीक्षाओं का एवरेज 60 है। अगर 7 परीक्षाओं का एवरेज कितना है? 60 है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका भी है इसको करने का। इसको करने का डायरेक्ट तरीका भी है, जैसे मान लो 50 बोरियां थी, है ना, 50 बोरियां थी, तो 50 बोरियों का एवरेज वेट हो गया 20 किलो। ये बोल रहा 10 बोरियां आई है जो 15 किलो की है। भाई देखो सबका वजन पहले 20 किलो था, जो 10 बोरियां आई है वो 15 किलो की, यानी कि 5 किलो कम की है। तो अगर 10 बोरियां ऐसी आई है जो अपने साथ 5 किलो कम लाई है, तो टोटल 50 किलो कम वजन लेके आई है। कितनी बोरियां? टोटल 10। तो नया एवरेज क्या होगा? तो ये टोटल इतने की कमी हो जाएगी। अब 50 बोरियां आई है, 10 बोरियां नहीं आ गई 60 बोरियों में, तो इसका भाग दोगे तो जो भी आएगा उसको 20 में से घटा देना, आंसर आ जाएगा आपका। तो 20 माइनस का 5/6, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 19.17। ठीक है। 7 परीक्षाओं का एवरेज है 60। 7 परीक्षाओं का एवरेज 60 है। यदि एक अंक को गलती से 70 के बजाय 40 लिखा गया, भाई लिखना था 70, आपने लिखा 40, 30 कम लिख दिया, तो एक्चुअल में 30 ज्यादा आना चाहिए था। कितनी संख्याओं का? 7 ही संख्याओं का। तो आप 30 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। भाई 70 के बजाय 40 लिखा आपने, है ना, एक अंक गलती से 70 के बजाय 40 लिख लिया था, यानी कि आपको 30 ज्यादा लिखना था। ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 29 30, 2 बचा,
तो 20 हो गया, लगभग 7×3 = 21। तो 60 से 4.3 ज़्यादा, 64.3 आ जाएगा। 64.3 पॉइंट में आ रहा है। 64.3 किसको लिखे हैं अपन? 64 भी है, 63 भी है। 64.3 है, ये आंसर आएगा। इसके ज़्यादा करीब 64 है, फिर ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये सवाल अब बेसिक है, आप होमवर्क है ना, एक ही सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं। गेहूं की कीमत है 20 रुपए किलो, 10% बढ़ गई तो 22 रुपए किलो हो गई। अरे 20 रुपए किलो का गेहूं 10% बढ़ गया तो 110% हो गया अपने आप का। तो इसकी प्राइस कितनी हो गई? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई तो 22 रुपए किलो हो गया। गेहूं आपका कितने रुपए किलो हो गया? 22 रुपए पर किलो हो गया। तो ये बोल रहा 220 रुपए वो खर्च करता है। तो देखो, अगर उसने 220 रुपए खर्च किए और वो 22 किलो गेहूं लेके आया, तो 10 किलो गेहूं खरीद सकता है वो। ठीक है, 10 किलो गेहूं खरीद सकता है, बी ऑप्शन। एक शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपए है, इसे 20% के डिस्काउंट के बाद बेच दिया। तो 800 रुपए के अंकित मूल्य के शर्ट को 20% डिस्काउंट पे बेच दिया, यानी कि 80% में ही बेच दिया। तो 80% में आपको बेच दिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ गया तो 64 आ गया, 800, 640। तो 640 मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। एक किताब 315 रुपए में बेची, जिस पर 30% की डिस्काउंट थी। अंकित मूल्य बताओ। अगर कोई वस्तु आपने बेची इतने में है तो ये 30% डिस्काउंट देने के बाद बेची है, यानी कि 315 रुपए में आपने बेचा है 70 रुपए का सामान, क्योंकि 30% डिस्काउंट दिया तो 70 में बेचा। ये कह रहा है इतने में बेचा। तो अंकित मूल्य कितना था, इंटू 100 की वैल्यू निकालना है। जीरो से जीरो कटेगा। ठीक है, चलो 7 से काट दो, 7 चौके 28, 29 30 31, 3 बचा, 7 5 35, 450, यानी कि 450 मेरा आंसर आ जाएगा, 450। ठीक है, एक वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई फिर 20% घटाई, 4% की कमी हो जाएगी टोटल। जनरल क्वेश्चन में देखो, पहले 20% बढ़ाई है किसी वस्तु की कीमत, फिर 20% घटाई है। तो 20 बढ़ाई, फिर 20 घटाई, फिर 20 बढ़ाई, 20 घटाई, बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो कट गया तो माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ से, 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है, ओके। अभिषेक को पहले 10% की वेतन वृद्धि मिलती है। अगर 10% की वेतन वृद्धि मिलती है तो देखो उसका वेतन 10% बढ़ जाता है, उसके बाद 5% का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है, यानी कि 10% पहले वृद्धि होती थी, अभी 5% का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है। तो एक बात बताओ, 10% की वृद्धि, 5% का बोनस, आय कितना बढ़ जाएगी उसकी टोटल? तो फिर से इन दोनों का सक्सेसिव लगाना है। तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, 10+5 प्लस 10×5/100। ठीक है, तो 10 और 5 कितना आ गया? 15 आ गया। और 10×5 = 50, 50 में 100 का भाग दोगे तो 0.50, 15 में आधा जोड़ दोगे तो 15.50 या 15.5, ये मेरा आंसर आ जाएगा, 15.5। इतना परसेंट है वो, है ना, एक्चुअली में इतना परसेंट आएगा। तो परसेंटेज का मतलब बटे में 100 आएगा, और 100 का भाग दोगे तो ये दशमलव आगे आ जाएगा, तो 0.155 आ जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है। ठीक है, देखो 84 में 7 का भाग देंगे तो 7 से 12 बार कटेगा, 12 - 6 यानी कि 6 आ जाएगा, इंटू 3 का भाग 9 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 में 3 जोड़ा 6 आ गया, तो 6 में 6 का गुणा करने पे 36 आ जाएगा। नहीं आ रहा यार, 12×7 = 84 होता है, तो 12 आया, 12 में 6 गया, 6 आया, इंटू 3, 9 में भाग दिया 3 का तो 3 आया, 3+3 6 आ गया, 6 इंटू 36 आएगा, 36 ही इसका आंसर आएगा। इसके ऑप्शंस होंगे, है ना, इसको करेक्शन कर लेना, इसका ऑप्शन 36 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। वृत्त के अंदर घुमाया गया समचतुर्भुज स्वयं को कितने डिग्री के बाद अध्यारोपित करता है? एक ये सवाल मुझे ठीक लगा, जो अच्छा है, इसके लिए कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो सवाल क्या है एक्चुअली में, ये सवाल है एक्चुअली में रोटेशनल सिमेट्री का। जो कॉन्सेप्ट है अभी इसका,
वो व्यापम में नहीं आता है ना। व्यापम में बहुत साल पहले आया था, आई थिंक 2017 में आया था इसके कुछ क्वेश्चंस। 2017 में पुलिस कांस्टेबल में इसके क्वेश्चंस देखने को मिले थे। पर 2017 के बाद से लगभग लगभग 6-7 साल हो गए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। पर अभी फिर से ये एप्टेक ने पूछा है, और इसका सवाल है एक वृत्त के अंदर घुमाया गया समचतुर्भुज को कितने डिग्री के बाद अध्यारोपित करेगा। देखो वृत्त का पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का, और यहां पर हमें एक बात पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज, जिसे हम रोम्बस कहते हैं, समचतुर्भुज है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, रोम्बस, इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? रोटेशनल है ना, हिंदी में कहें तो घूर्णी समरूपता, घूर्णी या घूर्णन, घूर्णी या घूर्णन समरूपता दो होती है, ध्यान रखना इसकी। तो दो क्यों होती है, क्या है ये दो? तो एक्चुअली में जैसे ये मैंने बनाया आपका समचतुर्भुज, है ना, ये समचतुर्भुज है, ध्यान से समझना, ये समचतुर्भुज है। मैंने इसकी कॉपी करी, 2 3 4, है ना। जब ये पहली बार था ऐसा, है ना, पहली बार था, ये फर्स्ट था, मैंने इसको क्या करा, घुमाया, रोटेट किया, ध्यान समझना। तो मैंने पहली बार तो ये ऐसे था, फिर मैंने दूसरी बार इसको क्या करा, ध्यान समझना, तो मैंने इसको रोटेट करा, रोटेट, यार पूरा करना पड़ेगा रोटेट, इसको रोटेट किया तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। इतना 90 डिग्री रोटेट करा मैंने इसको, है ना, 90 डिग्री। तो फिर ये ऐसा बन गया। अब मैंने इसको फिर से रोटेट किया, मतलब ये ऐसे था, फिर मैंने इसको रोटेट किया तो ये देखो, ये बन गया। ये क्या बना, पहले जैसी शेप आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी पहली रोटेशनल सिमेट्री, ध्यान से समझना, पहली बार मैंने इसको घुमाया 90 डिग्री तो ये इतना आया, फिर अगला 90 डिग्री घुमाया तो ये इतना आया, यानी कि सेम टू सेम आकार आ गया पहली बार। बात समझे? तो 90 और 90 180 डिग्री घुमाने पे आया पहली बार, है ना। फिर मैंने इसको घुमाया, देखो 90 डिग्री, है ना। तो अब देखना इसको, ये जो आकृति है, इसको मैंने पहले 90 घुमाया तो वो आया, फिर 90 घुमाया तो ये आया, फिर 90 घुमाया तो कुछ नहीं आया, यानी कि यहाँ पे नहीं आया। और फिर जब मैंने इसको फिर 90 डिग्री घुमाया, फिर 90 डिग्री घुमाया, तो देखो ये स्टार्टिंग में ऐसा था, एक बार 90 घुमाया तो वो आया, फिर दूसरी बार 90 घुमाया तो वो आया, फिर तीसरी बार 90 घुमाया तो वो आया, और चौथी बार 90 घुमाया तो देखो ये समचतुर्भुज बन गया फिर से। तो ये दूसरी बार बन गया, यानी कि वो आकृति जिसको आप 90 डिग्री घुमाते हो और कितनी बार में वो वापस से, मतलब आपको पूरा रोटेशन लेना है 360 डिग्री का, ये 91, ये 92, ये 93, ये 94, 360 डिग्री का पूरा राउंड लेना है। कितने डिग्री का? कंप्लीट राउंड लेना है 360 डिग्री का। समझ में आया आपको? तो ये बोल रहा है एक वृत्त के अंदर, अरे वृत्त के अंदर क्या, बाहर ही घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वृत्त के अंदर घुमाया गया समचतुर्भुज स्वयं को कितने डिग्री के बाद अध्यारोपित करेगा। तो ध्यान से समझना, जब भी ऐसा सवाल आ जाए, है ना, तो इसकी घूर्णी समरूपता 2 होती है। तो जो भी देखो 360 डिग्री, चूंकि एक सर्कल का पूरा एंगल 360 डिग्री है, वृत्त के अंदर आप घुमा रहे हो तो 360 डिग्री है, और इसकी रोटेशनल सिमेट्री से हमेशा भाग दे देना। इसका मतलब ये हर 180 डिग्री के बाद, हर 180 डिग्री के बाद अध्यारोपित हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 180 डिग्री, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। टोटल 360 में जो घूर्णी समरूपता है उससे डिवाइड कर देना, तो ये हर 180 डिग्री के बाद ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही? कितनी बार सेम आकृति दिखाएगा तो घूर्णी समरूपता 2 बन जाएगी इसकी, ठीक है। ये याद रख लेना, ये मैंने टेबल भी आपके लिए बना दी है ना, कि जो शेप होते हैं इनकी घूर्णी समरूपता क्या होती है। तो देखो सर्कल की घूर्णी समरूपता इन्फिनिटी होती है। कभी एक सवाल आ गया ऐसा आपके पेपर में कि वृत्त की घूर्णी या घूर्णन समरूपता या रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है, तो अनंत होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की घूर्णी समरूपता 3 होती है, वर्ग की 4 होती है, रेक्टेंगल की 2 होती है, रोम्बस की भी 2, पैरेललोग्राम की भी 2। यानी कि जितने भी प्रकार के लगभग लगभग चतुर्भुज हैं, अगर वर्ग को छोड़ दें,
तो बाकी सब की 2 होती है, खाली स्क्वायर की 4 होती है, याद रखना। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए 3 होती है। वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए 4 होती है। बाकी आयत हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, इनकी घूर्णी समरूपता सेम होती है, 2 होती है, याद रखना। फिर पेंटागन आ गया, हेक्सागन। पेंटागन में 5 भुजाएं बराबर तो 5 घूर्णी समरूपता, हेक्सागन में 6 बराबर भुजाएं तो 6, ऑक्टागन में 8 बराबर भुजाएं तो 8, है ना। फिर ये स्केलन ट्राइंगल आ गया। ये स्केलन ट्राइंगल मतलब क्या हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर नहीं होती, इसलिए एक। आइसोस्केलस में ये जब घुमाते हो तो पता चलेगा, ऐसे भुजाओं को देख करके नहीं बताया जाता, पर हाँ भुजाओं को देख करके आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, यहाँ तक में। ये तो ये याद रख लेना आप, ठीक है, 2-4 बार पढ़ोगे तो वैसे याद हो जाएगा, डायरेक्ट याद करने वाली चीजें हैं। 8,000 रुपए का 10% की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? भाई 8,000 रुपए का 10% की दर से 1 साल का ब्याज बताना, तो 8,000 का 10% ही हो गया ब्याज इसका, है ना। तो 8,000 का 10% निकालो, तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 800 रुपए इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यही सिंपल इंटरेस्ट होगा 800 रुपए पे, ध्यान रखना इस बात को, है ना। 40 मीटर की दूरी पर, देखो 40 मीटर की दूरी पर, ये वही सवाल है यार एक जैसे, ठीक है, सारे के सारे। 40 मीटर की दूरी पर, दूर पर एक बिंदु से, भाई 40 मीटर दूर है यहाँ से एक बिंदु, वहां से इमारत का उन्नयन कोण भाई 45 डिग्री है, तो ये भी 45 बनेगा। ये दोनों भुजाएं बराबर होगी क्योंकि कोण बराबर हैं। अगर ये एंगल 45 डिग्री का है और ये भी 45 डिग्री का है, तो दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी, तो ये 40 है तो ये भी 40 है। तो अगर ऊंचाई पूछे तो 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, आज अच्छे सवाल कर लिए हमने, लगभग 45-46 साइड निपटा दी हमने। बाकी के हम कल देखेंगे, मतलब अगली क्लास में देखेंगे इसमें, ठीक है। आज थोड़ा मुझे बाहर निकलना है, इसलिए थोड़ी सी क्लास में जल्दी खत्म कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।